योगी आदित्यनाथ के कामकाज अच्छे लगते नहीं, मुझे तो वो ही नहीं अच्छे लगते हैं। हैं? उत्तर प्रदेश से अपराधी खत्म हो गए, कौन से उसकी अपराधी? तारीफ करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सजातीय अपराधियों को बढ़ा दिया, इस चीज की तारीफ तो मैं नहीं कर सकती। भी मन में आता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को काला झंडा ना दिखाए होते। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मुझसे कि अगर योगी आदित्यनाथ को झंडा ना दिखाया होता तो तुम चुनाव नहीं हारते। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद दूसरा सबसे बेहतर नेता कौन? अखिलेश यादव जी के बाद सबसे बेहतर नेता कौन? अयोध्या होगा। मैं हर साल जाती हूँ, मुझे जब मौका मिलता है मैं जरूर जाती हूँ। ये कैसी लगी? बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। वो उसकी छत से पानी टपकता है। वहाँ भी कमियां तलाशनी चाहिए। नहीं, पानी टपकेगा तो बोलना ही पड़ेगा ना। पानी अगर हनुमान सेतु पे टपकेगा तो हम उसमें भी बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त लहजे और एक हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते थे। जब पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कानून व्यवस्था के जो जो वादे किए और जिस तरह से उनका एक्शन ताबड़तोड़ देखने को मिला, एक बार लगता था कि योगी आदित्यनाथ का विरोध तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसी दौर में लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक लड़की, जिसने योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि उनके काफिले के सामने पहुंचकर उनका पुरजोर विरोध किया, और इस विरोध का नतीजा ये रहा कि उस फायर ब्रांड योगी के समकक्ष एक युवा लड़की सपा की फायर ब्रांड बनकर निकली। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ से उम्मीदवार भी बना दिया। हालांकि सामने राजनीतिक घराने के बहुत बड़े चेहरे थे, फिर भी बहुत कम अंतर से वो जीत पाए पूजा शुक्ला से। लेकिन छात्र राजनीति से और अब मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ी पूजा शुक्ला तमाम ऐसे मौकों पर दिखती हैं जब उनको देखकर लगता है कि हाँ, युवा जोश से लबरेज समाजवादी पार्टी के पास एक ऐसा नेता या एक ऐसी नेत्री भी है जो अपनी बातों को पूरे बेबाकी के साथ रख सकती है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में पूजा शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तक आप हजारों बार उस झंडे से जुड़ी कहानियां मीडिया में, पॉडकास्ट में बता चुकी होंगी, और हम इस पर ना जाएं कि वो क्या था, क्योंकि वो कहानी अब तक सब लोग, आपके चाहने वाले और आपको जानने वाले, जान गए होंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि उस दिन शाम को क्या हुआ था। अगर मैं उस दिन की बात करूं या उससे एक दिन पहले की बात करूं तो दोनों ही रातों में बहुत अंतर था, और उसके अगले दिन की रात की बात करूं तो वो एकदम अलग थी। एक दिन पहले जब झंडा दिखाना था तो बहुत सारी प्लानिंग्स थी। नहीं समझ में आ रहा था कि हम इसको धरातल पे कैसे लेके जाएंगे, कैसे हम लोगों के मुद्दों पे को, जो अपने छात्रों के मुद्दे हैं उनको मुख्यमंत्री से कह पाएंगे। तो जब हम लोग अपने साथियों के साथ डिस्कशन कर रहे थे तो सबकी अपनी अपनी धारणा थी। किसी को लग रहा था कि नहीं, सुन लेंगे, किसी को लग रहा था नहीं नहीं, विरोध ही करना पड़ेगा। तो हम लोग जब झंडा दिखाने जा रहे थे तो उससे एक दिन पहले हमने कई लेवल में सोचा कि अगर हमारी बात सुन ली जाएगी तो हमारे पास वो भी कागज थे कि हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देंगे, और कि छात्रों की फीस लगातार बढ़ रही है और इस पर बात होनी चाहिए। दूसरा प्लान बी भी था कि अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, चूंकि हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में जब से आए तब से लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी इतिहास के बारे में सुनते रहे कि कोई भी मुख्यमंत्री चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नौजवानों ने अपनी बात को हमेशा उनके सामने मुखरता से रखा। तो सवाल, चुनौती ये भी थी कि जिस तरह की योगी जी की छवि थी, जिस तरह का नाम था, जिस तरह के से उनके बारे में लोग कहते थे, तो ये भी था हमारे पास प्लान भी कि अगर नहीं सुना तो हम काला झंडा दिखाएंगे। फिर ये तो सोचा ही नहीं हमने उस पूरे प्लान में कि होगा क्या इसके बाद। मतलब काला झंडा दिखाने की प्लानिंग पहले से थी। हाँ, क्योंकि हम लोग लगातार राज्यपाल के यहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे, वीसी से बात कर रहे थे, उन तमाम लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो यही था कि भाई सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी जी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं अपने टाइम पे, तो हो सकता है छात्रों और नौजवानों की बात सुने। और मैं समझती हूँ कि अखिलेश यादव जी का कार्यकाल जिन भी लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि स्टूडेंट फ्रेंडली मुख्यमंत्री थे। अपनी बात छात्र नौजवान उनसे कह सकते थे, तो ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यवहार होगा। अगले दिन हम लोग जब झंडा दिखाने गए तो झंडे के बाद जो हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। हम लोगों को, सब लोगों को अलग अलग जगहों पे ले जाया गया। कोई किसी थाने में था, कोई किसी थाने में था। उसी दिन गिरफ्तारी ऑन द स्पॉट हो गई थी हम लोग की, और गिरफ्तारी होने के बाद सबको अलग अलग थानों में ले जाया गया। तो जैसे हम लोग ज्यादा लोग थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे।
और रात का जब 10-11 बजा तो परिवार में भी लोग बहुत परेशान हो रहे थे, थानों पे लोग ढूंढ रहे थे कि हम लोग कहाँ होंगे। और पुलिस से भी बात कर रहे थे तो पुलिस भी कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, और बाद में पता चला कि ऊपर से ऑर्डर से कि इन लोगों को बहुत पीटो। अब किसी को भी पता चल जाएगा कि अभी आपकी पिटाई होगी तो इंसान डरता तो है ही। तो लेकिन ये था कि बहुत सख्त रवैया रहा, और बहुत सारे हमारे साथियों को उसके लिए मार भी पड़ी, हम लोगों के साथ भी बहुत खराब व्यवहार हुआ। और उस रात ये लग रहा था कि सिस्टम कितना मजबूत है, आप सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ोगे। आप पुलिस है, प्रशासन है, और ये भी पता नहीं था कि रात में क्या होगा। फिर रात ही में हम लोगों को मुझे याद है 1-1:30 बजे के आसपास हजरतगंज थाने में कुछ पुलिस के लोग आए, बोले कि इन लोगों को मेडिकल कराने ले जाना है। और हम लोग कभी मेडिकल क्या होता है, जेल चले जाएंगे, क्योंकि हमेशा धरना किया और कभी एफआईआर भी नहीं हुई, तो ये भी नहीं पता था कि क्या होगा। देन फिर हम लोग को थाने से मेडिकल कराने ले गए, काफी चोटें आई थी, मुझे भी बहुत चोट थी और भी हमारे साथियों को चोट थी, क्योंकि इतनी पिटाई भी हो चुकी थी। तो उसके बाद मेडिकल वगैरह हुआ, मेडिकल के बाद सुबह हम लोग को पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। तो एक तो वो रात थी जो बहुत कश्मकश की रात थी कि क्या होगा, क्या करेंगे हमारे साथ, नेक्स्ट डे क्या होगा। उनमें सोचा था आप नेता बनेंगे इसके बाद? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। ये लगा कि अब तो घर पे भी बहुत डांट पड़ेगी, घर का भी बहुत प्रेशर है, समाज का भी बहुत प्रेशर है, और लड़कियों के जेल जा रही हूँ तो उसकी भी एक अलग कश्मकश है। और वो रात तो बहुत सोचते भी और बीत गई। और जब नेक्स्ट रात जेल में पहुंचे तो ये लगा कि मतलब अब जेल में सो रहे हैं। जेल तो बस खाली पिक्चरों में देखी थी, किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा था। भगत सिंह के जेल के बारे में पढ़ा, उनके जो जेल के अनुभव थे, उन्होंने जेल से जो डायरी लिखी, लेकिन ये नहीं पता था कि खुद भी जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब तो उसको मैं सौभाग्य ही कहूंगी। और जब जेल गए तो बहुत अलग अनुभूति थी। हम उन लोगों से मिले जिनको हम अखबारों में पढ़ते थे क्राइम्स की वजह से, हम उन लोगों से मिले। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निर्दोष भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत संगीन अपराध में भी थे। तो ऐसे अपराधियों के साथ कभी रहने का वो नहीं रहा। और जब वहां गए तो एक अजीब फीलिंग थी, एक अजीब सा डर था, और उस डर को हम लोगों ने 1 महीने फेस किया, और उसके बाद से तो सिलसिला बना हुआ है। एक संपन्न घर की लड़की का जेल जाना और वहाँ की जिंदगी कैसी रही? मैं समझती हूँ संपन्न तो नहीं, लेकिन हाँ एक आम मिडिल क्लास फैमिली जिन चीज़ों में बहुत खुश रहता है वैसा परिवार तो है मेरा। और जिंदगी बहुत टफ हो जाती है। आप जब तक जेल में रहते हो आपके पूरे परिवार को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, सोसाइटी की, रिलेटिव्स की, लोगों की। और जब आप जेल से बाहर निकलते हो तो आपको भी वही सब फेस करना पड़ता है। जिनकी लड़की के लिए अखबार में निकला हो कि चाइना फंडेड है, उस परिवार को बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ता है। और हम लोग जिस आम साधारण परिवार से निकल के आए, वहां तो थाने ही जाना बहुत बड़ी बात है, मुकदमा ही लिख जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आप 1 महीने जेल रहे हो तो जिंदगी बहुत टफ हो जाती है। और जितनी इजी गोइंग लाइफ लगती है उससे लाख गुना ज्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि आपको हर एक पल पे, हर एक कदम पे अपनी सफाई देनी है, लोगों को समझाना है, और उन नजरों का भी सामना करना है जो कुछ भी नहीं कह रही लेकिन बहुत कुछ कह रही। तो कभी घर वाले नहीं कहे कि बेटा तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा था और तुम वहाँ नेतागिरी कर रही हो? मेरे पापा तो कह रहे थे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस था। वो बोलते थे नहीं, उनको शुरू से ऐसा लगता था कि मतलब मेरे अंदर एक ये था कि नहीं पॉलिटिक्स में जाना है, बट पॉलिटिक्स नहीं, ये नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, या ये भी नहीं था कि मुझे इस तरह से नेता बनना है। एक एक जैसे एक आम साधारण महिलाओं की, लड़कियों की एक सोच होती है कि हमें समाज के प्रति कुछ करना है, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और हमेशा मतलब मैं हर इस तरह की एक्टिविटी में, अगर कुछ स्कूल में भी रहती थी तो मैं बहुत एक्टिव रहती थी, और मैंने कभी भी अपनी स्पीच पढ़ के नहीं दी। हमेशा मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो समझ में आया, जो मैंने फील किया, मैंने वही बोला। तो फादर को मेरे बिल्कुल भी ये नहीं था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन हो, क्योंकि वो मुझसे बोलते थे कि किसी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करा देते। बट मैंने जो पहला स्टेप अपनी जिंदगी का उनके खिलाफ जाके लिया वो था लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन। हाँ, और मैंने जब वो एडमिशन लिया तो बहुत खुश नहीं थे वहाँ पे, बट ये था कि सबसे पहला नाम था, मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मुझे मिला एडमिशन, और फिर तो चीजें चलती चली गई। छात्र से अब नेता है, कितना फर्क आया लाइफ में? मुझे लगता है नेता तो अभी भी नहीं बन पाएंगे, नेता बनने में तो अभी समय है, क्योंकि नेता बनना एक प्रोसेस है। धीरे धीरे आप सोसाइटी को समझते हैं, सीखते हैं। एक प्रयास है कि एक बेहतर इंसान बन सकूं जो समाज के लिए कुछ कर सके।
मैं भी उन लोगों की तरह ना हो जाऊं जो इस दलदल में आते हैं और यहाँ की जो बुराइयां हैं यहाँ पे बदलाव और परिवर्तन करने के एक सोच के साथ आते हैं और फिर इसी दलदल में धंस जाते हैं। मैं वैसी तो नहीं बनना चाहती। और मैंने लगातार हमेशा मेरी मेरे बारे में भी लोग जानते हैं कि मैं कोई भी मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का हो, छात्रों का हो, नौजवानों का हो, मेरी अपनी लाइन रहती है। मैं बेबाकी से बात को रखती हूँ और आगे भी चाहती हूँ कि मैं रखूँ। नेता बनना एक प्रोसेस है, नेता बनना आसान नहीं है। जो इनको हम नेता समझते हैं वो सब नेता नहीं है। नेता बनने में बहुत टाइम लगता पूजा है। शुक्ला का क्या पैमाना है नेता का? मुझे लगता है कि नेता वो है जो इंसानियत का पक्षधर हो, नेता वो है जो न्यायप्रिय हो, नेता वो है जो अपने से पहले अपने लोगों के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे। वो समाज तो हमको बहुत कुछ देता है, इज्जत, सम्मान, नाम, और हमें एक बेहतर व्यक्ति बनना है जो इस देश के लिए कुछ कर सके, अपने प्रदेश के लिए कुछ कर सके और अपने आसपास के समाज के लिए कुछ कर सके, जो रहते हैं हमारे साथ, जो लोग रहते हैं। तो जो ईमानदार हो, जिसकी सोच दमदार हो, जो ईमानदारी से काम करे, वही नेता हो सकता है। जिसके अपने मूल्य हों, जिसके अपने सिद्धांत हों, जो अवसर के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता ना करे, वो नेता है। अभी मन में आता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को काला झंडा ना दिखाए होते तो आज कहाँ होते, यहाँ होते कि ना हो? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मुझसे कि अगर योगी आदित्यनाथ को झंडा ना दिखाया होता तो तुम चुनाव नहीं हारती। बहुत सारे लोग ये भी मुझसे कहते हैं कि तुम्हें चुनाव तुम्हारा इतना अच्छा था, इतनी हाइप थी, लेकिन ये जो ऑल टाइम एक चीज चली, एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। मे बी झंडा तो बहुत सारे लोगों ने दिखाया था लेकिन सबको टिकट नहीं मिला। तो कुछ तो पोटेंशियल और भी रहे होंगे, कुछ काम और भी रहे अच्छा, होंगे। पहली बार अखिलेश यादव से मुलाकात कब हुई, कब उनके नजर में? सबसे पहले मैं 31 मई का मेरा आंदोलन था, और उसके बाद जो है यहाँ पे जीपीओ पे प्रोटेस्ट में बहुत पुलिस ने मारा था, लाठीचार्ज की थी। उसके नेक्स्ट डे अखिलेश यादव जी के हम लोग गए थे मिलने, और वो दिन था 1 जून 2017। मुझे बहुत अच्छे से डेट याद है। और हम लोग गए थे, काफ़ी चोट लगी हुई थी, मिलने गए। और हमने भी माननीय अखिलेश यादव जी को वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा था, लेकिन ऐसे इतने पास से देखने को कभी नहीं मिला था। तो जब पहली बार देखा तो मतलब मुझे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में किसी ने मुख्यमंत्री को इतने पास से नहीं देखा होगा। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और सच पूछे तो उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनके पास का एक ऑरा है, वो इतना पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है कि उनके साथ एक आपको, मतलब मैं समझती हूँ कि हर युवा उनसे एक रिलेट कर सकता है, उनसे अपनी आपसे बात क्या कह कहा सकता है। उस टाइम अखिलेश यादव? उन्होंने उस आंदोलन के बारे में पूछा कि क्या था, किन किन मुद्दों पे किया, और उसके बाद उन्होंने हमें मौका भी दिया हॉल में अपनी बात रखने का। मैंने इतने सारे लोगों के बीच अपनी बात कभी नहीं रखी थी। उन्होंने पहली बार अवसर दिया बोलने का। काफ़ी नर्वसनेस थी, काफ़ी डर था, क्योंकि हम जिनको टीवी पे देखते थे, जिनसे सोचते थे कि कभी मुलाकात का अवसर मिलेगा, उनसे मिलने को मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनकी बारीकी थी, जो उनकी सोच थी महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, जो एक उनकी धारणा थी, जो वो सोचते थे या जो उनका विजन था, मैं उनसे आधे घंटे की मुलाकात में मैंने जो भी बात सुनी वो बहुत ही पॉजिटिव थी, डेवलपमेंट की थी, और हम क्या और अच्छा कर सकते हैं उसकी थी। और ऐसा व्यक्तित्व मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा। आश्वासन दिया कि जाओ आपको चुनाव लड़ा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि समाज के लिए काम करो, अच्छा काम करो, और अच्छा काम करोगे तो जाहिर सी बात है तुम लोग को सम्मान मिलेगा। अखिलेश यादव जी को लेकर कुछ बातें की जाती हैं। अब कहा जाता है कि उनके पास 4-5 लोगों की, चुनिंदा लोगों की अपनी टीम है, और कोई छोटा नेता है तो पहले उनको उन छोटे लोगों से संपर्क करना होगा। वो अखिलेश यादव मतलब डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते। क्या ये उस टाइम भी था जब आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, और आज भी नहीं है। मैं इस बात से सहमति नहीं रखती हूँ, और मेरा ये मानना है, ये मैं आरोप बहुत, कई लोग लगाते नहीं नहीं, मैं ये बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना जनता से मिलता हो जितना माननीय अखिलेश यादव जी मिलते हैं। मतलब वो पर डे हजारों की भीड़ पार्टी ऑफिस से लेकर के लगातार लगी रहती है, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबका मिलने का प्रोसेस एक है। पूजा शुक्ला विधानसभा का चुनाव लड़ी है, वो भी लाइन में ही लग के मिलेंगी, और जो एक आम साधारण कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, वो भी उसी लाइन से गुजर के मिलेंगे। सबके अपने मुद्दे हो सकते हैं, अपनी बात हो सकती है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं अखिलेश जी से मिलने के पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं है। और मैं तो मानती हूँ कि आप किसी भी नेता से मिलने जाइए तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। नेता के अपने काम रहते हैं, उनको 10 लोगों से समय रहता है, तो पहले से जाके बताना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव जी का जिनको समय दिया उनसे भी मिलते हैं, और जिनको नहीं दिया उनसे भी हॉल में मिलते हैं, और एक एक व्यक्ति की बात सुनना। और सबसे बड़ी बात है, उस हॉल में बैठे हुए 80 से 90% लोगों को बाय नेम जानना, उनकी समस्याओं को पहले से जानना, किसकी सॉल्व हुई किसकी नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसी खूबी पूरे देश में अभी वर्तमान समय में मैं जितने नेताओं को देखती हूँ उनमें से मुझे किसी में नहीं लगती है जो अखिलेश यादव जी में। अखिलेश यादव की छवि जब मुख्यमंत्री रहे तो एक बड़े युवा मुख्यमंत्री और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के रूप में बनाई गई। ये कहा जाता था कि विदेश से पढ़कर आए हैं, और उनके जो प्रोजेक्ट देखे हम लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर देखे, तो वाकई एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और एक विजन के साथ जो चले। लेकिन जैसे ही सत्ता से हटे और योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में आई और उन पर कई सारे आरोप लगे, जैसे टोटी का मामला उठा, फिर वहां से समाजवादी पार्टी उनकी छवि को नहीं बचा पाई। फिर एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री एक टोटी चोर का तगमा लेके बीजेपी ने तगमा लगा दिया। देखिए, अखिलेश यादव जी की जो छवि है वो आज भी एक डेवलपमेंट, एक विजनरी लीडर की है। और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट जिन्होंने कहा नहीं करके दिखाया, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करे जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। और रही बात, वो बाहर से पढ़ के आए, और मैं ये मानती हूँ कि मैंने उनके अंदर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है एक कार्यकर्ता के बतौर, कि वो कोई भी अच्छी चीज़ अगर कहीं भी देखते हैं तो वो ये सोचते हैं, उनका पहला ये विजन रहता है कि हम अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इसको कैसे यहाँ पर ला सकते हैं, कैसे इसका लाभ, ये फैसिलिटी उनको मिले। इसके लिए वो लगातार सक्रिय रहते हैं, सोचते रहते हैं और उसको करके दिखाते हैं। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जी पर जो इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, जब मीडिया, प्रशासन, लोग, हर तरह के जितने भी पैतरे हैं भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ लगा रही है, तो ये जनता तय करेगी कि जो छवि भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है वो सही है, या एक्चुअल में जो हमने अखिलेश यादव जी को देखा या जो अभी हम देख रहे हैं वो सही है। अब किसी के कहने से टोटी की बात कर ले या कोई बात कर ले, ये बातें सच नहीं हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि ये जो एक जातीय द्वेष है ना लोगों के दिमाग में, क्यों योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया? ये कौन सी सोच थी? जब माँ दतिया का यज्ञ हो रहा था इसी लखनऊ के अंदर, और अखिलेश यादव जी वहां यज्ञ का हिस्सा बनने गए, तो किन लोगों को आपत्ति थी? क्यों उनको उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए? क्यों उनको काला झंडा दिखाने का प्रयास किया गया? क्यों उनके साथ बदतमीजी? गंगा जल वाले आरोप पर तो वो कहते हैं कि हम जहां भी प्रवेश करते हैं तो उसको वहां गंगा जल मैं यही कह रही हूँ, क्यों ऐसा? जातीय कारण से, आप ठाकुर हैं इस वजह से आप ऐसा करेंगे कि कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया तो आपके जातीय दंभ को तकलीफ हो रही है, इसलिए आप धार्मिक आस्था भी तो। ये कैसी धार्मिक आस्था है? अगर मेरे घर में, मैं ब्राह्मण समाज की हूँ और मेरे घर में कोई पिछड़े वर्ग का या दलित वर्ग का व्यक्ति आके खाना खाएगा तो मैं उसकी प्लेट अलग कर दूंगी, मैं उसमें गंगा जल उसके जाने के बाद छिड़कूंगी। इसका मतलब ये है कि मैं जिस जातीय दंभ के खिलाफ लड़ रही हूँ वो मानसिकता तो आज भी मुझ में है और मैं उसका प्रचार प्रसार कर रही हूँ। और जब सूबे का मुख्यमंत्री जो खुद को साधु कहता हो, महात्मा कहता हो, संत कहता हो, वो अगर किसी पिछड़े जाति से आने वाले व्यक्ति के मुख्यमंत्री होने पे उसको इतनी दिक्कत है कि वो गंगा जल से वो आवाज धुलवा रहे, तो मत रहिए उस आवाज में। इतनी समस्या है। ये गंगा जल से आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जो जाति के अंदर का जो एक बैरियर है उसको और बढ़ाना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते हैं। जब आम साधारण लोग क्या देख रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री खुद ऐसा कर रहा है कि एक पिछड़े समाज के व्यक्ति के घर छोड़ने के बाद वहां पर गंगा जल से शुद्धिकरण चल रहा है। किस चीज का शुद्धिकरण कर रहे थे मुख्यमंत्री? किस चीज का शुद्धिकरण कन्नौज के अंदर उस मंदिर में हो रहा था? भगवान के सामने तो सब बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंग। आप क्या शुद्धिकरण कर रहे थे? क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज में? योगी आदित्यनाथ के कामकाज अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे तो वही नहीं अच्छे लगते हैं। कुछ अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली मैं तारीफ करूंगी, कुछ अच्छा दिखे तो। अब वो एंटी रोमियो स्क्वाड लाए, अब उस एंटी रोमियो स्क्वाड ने पता चला भाई बहन को ही पीट दिया, अब मैं कैसे इसकी तारीफ कर दूं? अब वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो एक घटनाएं ऐसी हो गई होंगी, लेकिन बड़े मैं कहती हूँ उसका डेटा क्यों नहीं, उसका डेटा दिखाएं कितने लोगों को उसका लाभ मिला। 10-90 जैसी इतनी अच्छी योजना को खराब कर दिया गया। मेट्रो जैसी इतनी अच्छी योजना आज तक मुंशी पुलिया के आगे नहीं बढ़ पाई है। क्या कारण है? जेपीएनआईसी, ऐसा लग रहा है जेपीएनआईसी के बाहर चले जाओ कि जेपी जी को आज भी जेल में कैद करके रखा हुआ योगी आदित्यनाथ।
कैसे है ये, मतलब मैं कैसे उनकी तारीफ कर दूं, किस चीज की तारीफ करूं, पेपर लीक की तारीफ करूं, मैं उनके शुद्धिकरण करने की तारीफ करूं, मैं उनके कटोगे बटोगे तारीफ, उनके बयान की तारीफ करूं, मैं उनके किस चीज की तारीफ करूं। उत्तर प्रदेश से अपराधी खत्म हो गए, कौन से उसकी अपराधी। तारीफ करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सजातीय अपराधियों को बढ़ा दिया, इस चीज की तारीफ तो मैं नहीं कर सकती मुख्यमंत्री के। बीजेपी वाले तो बड़े सीना चौड़ा करके बिल्कुल कहते हैं कि करेंगे, कानून व्यवस्था। बिल्कुल करेंगे, जब अपराधी ही सारे विधायक और सांसद बन जाएंगे तो बिल्कुल तारीफ करेंगे। बीजेपी ने उसको किस तरह से सरकारी तंत्र में लाया जा सके उसका प्रयास किया है, उनका काम है। अब यही सवाल हम बीजेपी वाले से पूछेंगे तो वो आप पे सैकड़ों आरोप लगाएंगे, ये तो राजनीतिक बात हुई। जो दिख रहा है परिदृश्य में वो तो आप मानेंगे ना, आप खुद पत्रकार हैं, इतना तो आप मानेंगे, जो जातीय परिदृश्य में दिख रहा है। ठीक। बचपन से ही ऐसी तेज तर्रार थी कि जब राजनीति में आई फिर ये आपका स्वभाव बना? नहीं, ये तो बचपन से ही होता है, नेता जो बनने वाला होता है वो तो बचपन से ही बन जाता है, खुद के पांव पालने में ही दिखते हैं। अब अखिलेश यादव से क्या बात होती है, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर? हाँ, मतलब मैं जब भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कैसे क्षेत्र के विकास पर बात होती है, कि हमारे विधानसभा में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं विधानसभा की प्रभारी भी हूँ अपनी लखनऊ उत्तर, तो ये भी रहता है कि तमाम मुद्दे हमारे क्षेत्र के भी रहते हैं, तमाम समस्याएं रहती हैं, और अखिलेश यादव जी ने विशेष तौर पर लखनऊ उत्तर में काम भी किया, तो उन तमाम कार्यों को लेकर के बातचीत होती है। जब ये युवाओं के जो पेपर लीक के लेकर के तमाम मुद्दे आते हैं उन पर बात होती है, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को लेकर के जो संजीदगी अखिलेश यादव जी में है उस पर भी बहुत देर तक और बहुत समय तक बात होती है। आप ये देखिए लगातार कितने सारे मुद्दे महिलाओं के आ रहे हैं, जगह जगह पर जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, तो अखिलेश जी से तमाम मुद्दों पे बात होती है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा नेता हमें मिला है। देखिए मतलब टू बी वेरी क्लियर, महिलाओं के लिए राजनीति करना आसान नहीं होता, हर कदम पे हर तरह के लोग हैं। राजनीति में महिलाओं के लिए कितनी चुनौती है? चुनौती ही चुनौती है। आज भी लोग महिला को नेता मानने के लिए महिला की लीडरशिप क्वालिटी को नहीं मानना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं, ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि आप कितने भी अच्छा वक्ता हो, आप कितना भी अच्छा बोलते हो, आप कितना भी जनता के बीच में रहते हो, आपको लेकिन जब टिकट मिलेगा तो सवाल आपके चरित्र पे ही खड़ा हो जाएगा। हर कदम पे हमें अपने चरित्र की सफाई देनी है। हाँ, सेकेंड थिंग कि हर व्यक्ति आपको जज करता है, आपको हराने के लिए आपके बारे में इस तरह की बात बोली जाएगी जिससे आपको बहुत मेंटल ट्रॉमा मिलेगा। इस तरह का मेंटल ट्रॉमा जो पुरुषों को नहीं मिलता है। हमें हर समय भीड़ में जाने में आने में तमाम जगह क्षेत्र में हमें अपने इज्जत और सम्मान की लड़ाई भी लड़नी पड़ती। कैसे लोग हैं, क्या है, कब कौन सी घटना हो जाए, कब कौन सा किस तरह का कोई व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करते, तो ये जो इनसिक्योरिटीज हैं वो हर महिला के दिमाग में रहती हैं। और सिर्फ को भी बिल्कुल बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होगी। आप क्षेत्र में जाते हो, क्षेत्र में तो हर तरह के लोग हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि ये हमारे पर्टिकुलर ही लोग हैं जाने वाले, हर व्यक्ति है। और जब कोई महिला राजनीति में आगे बढ़ती है तो उसके दुश्मन भी 3 गुना ज्यादा होते हैं। एक तो लोग आपको नेता मानने को नहीं तैयार है, उनको लगता है अरे एक औरत कैसे नेता बन सकती है। सोच भी आप देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में ही शुरू से अपने बराबर से महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहा है, वो घर के बाहर निकलेगा तब भी नहीं दे पाएगा। पूजा जी, राष्ट्रपति महिला है, वित्त मंत्री महिला है, और बीजेपी के या आपके सपा के ही इतिहास उठा के देख, बड़ी बड़ी महिलाएं नेता देखिए, बनी। महिला नेता एक व्यक्ति की बात मत करिए, एक व्यक्ति नेता बन गया, एक पूजा शुक्ला को टिकट मिल गया, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि सब लड़कियों को टिकट मिल जाएगा। सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है। ऐसा नहीं है, एक राष्ट्रपति को भी बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता होगा, वो भी एक आम साधारण महिला, अभी उनके साथ प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है। मैं महिलाओं की सेफ्टी की बात कर रही हूँ, मैं महिलाओं के जो रोजमर्रा के, कोई पत्रकार महिला उसको भी इसी तरह की दिक्कतें, फील्ड में जाना, और अपने 50-60% जो पुरुष हैं उनके साथ जो महिलाएं 1-2% ही आती हैं, महिलाएं तो निकलती नहीं इस तरह के काम में, जर्नलिज्म में नहीं आ रही महिलाएं, पॉलिटिक्स में नहीं आ रही। उसका रीजन यही है कि वो सेफ माहौल, इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, इन्वायरमेंट की लड़ाई है। और मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं को हर कदम पर अपने आप को साबित करने के लिए लड़ना पड़ता है। इसीलिए जब मैं कभी किसी यंग लड़की से मिलती हूँ जिसको लगता है कि हाँ उसको पॉलिटिक्स में आना है, मैं उसको यही बोलती हूँ कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, और आपकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब आप लड़ रही थी, चुनाव में उतरी थी, तो हम आपके विधानसभा क्षेत्र में थे,
तो आपके जो अपोनेंट थे वो कह रहे थे बच्ची है अभी अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसको सीखने में। जी ठीक जी है, जी तेज तर्रार, जी। लगता है बच्ची बड़ी हो गई। बच्ची भी बड़ी हो गई है और रिटायरमेंट की एज भी आ गई है विधायक जी के। तो मेरे लिए तो पिता समान है। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो एक समृद्ध परिवार से थे, बड़े परिवार से थे, उनके पिताजी विधायक थे। हम लोग एक आम गरीब परिवार से निकल करके आए और उनके बराबर के नहीं हैं। और उन्होंने बहुत सारे व्यंग और भी किए, ये तो खाली एक व्यंग आपने निकाल दिया। ठीक है, आप अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई वो मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं, तो अब उनके रिटायरमेंट की एज हो गई है, तो पिताजी अब चुनाव रिटायरमेंट के ले बाद ले आप और हम शुभकामनाएं लोगों देने को गए? मौका दे, यंग लोगों को मौका दे। चुनाव के बाद आप बधाइयां देने गए? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं। आपके तो विधायक हैं, मिलना चाहिए। और वो खुद ही नहीं मिलना चाहते हैं। वो सबको मतलब मिलते हैं, पता नहीं क्यों। आपके लिए तो और आजादी है कि आप जनता के मुद्दों को लेकर उनके सामने पहुंच। यही तो बात है कि विधायक जी जनता में हो तब तो जनता के मुद्दे लेके जाए। जनता खुद अपने मुद्दे लेके नहीं जा पा रही है। जनता रोज जाती है, वापस आ जाती है निराश होके। अब विधायक जी के पास काम भी बहुत है, इतना बड़ा साम्राज्य है। देखिए, उनको अपना साम्राज्य भी देखना। मैं चुनाव में भी कहा और मैं आज भी कह रही हूँ, कुछ लोग साम्राज्य बचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं और कुछ लोग समाज को बहुत कुछ देने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जब मैं लड़ रही थी तो मेरे मुद्दे थे कि फैजुल्लागंज में हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी स्कूल होने चाहिए। बट विधायक जी के अपने अलग मुद्दे हैं। उनका उनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है और कैसे बढ़े, और भी तमाम चीजें हैं। मैं क्या ही उसके बारे में बोलूं। बट ये है कि ठीक है, उनका साम्राज्य बचा रहा। अब उनकी रिटायरमेंट की एज है और मेरी विधानसभा की जनता इस बार मुझे मौका दे ताकि वो सिर्फ उत्तर तक सीमित ना रह जाए, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में विधानसभा 11 अक्टूबर को फिर सड़क पर बवाल दिखा और उस बवाल में फिर पूजा शुक्ला का वो जो छवि है फायर ब्रांड वाली वो दिखी। जेपीएनआईसी पे था मामला, क्या था? देखिए, हम सिंपली जब से जेपीएनआईसी बना, लगातार हर साल 11 अक्टूबर को माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं जेपी जी पे माल्यार्पण करने के लिए। और कोई नई बात थी, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार जेपीएनआईसी पे माल्यार्पण करने नहीं जाने दिया जा रहा। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि इनको जेपीएनआईसी को बेचना हो सकता है। दूसरा कारण ये कि उसकी व्यवस्था, जिसका जो पूरा मैनेजमेंट का काम था, वो सब खराब है। कोई नया काम नहीं हुआ। जेपीएनआईसी को बहुत खराब कर दिया गया और नॉर्मली लोगों के जाने के लिए था, उनको भी नहीं एंट्री मिल रही। तीसरी ये कि शायद समाजवादी विचारधारा से योगी आदित्यनाथ, नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको परमिशन लेनी चाहिए, परमिशन ले लें और जाएं। हमें क्या दिक्कत है? हमने तो दिया था ना, सूचना पहुंचाई थी। एलडीए ने उस पर बोला वहां पे बिच्छू हैं, सांप हैं। और अब बिच्छू और सांप अभी तक पिछले 2 साल से नहीं साफ कर पा रही सरकार। सुरक्षा के सवाल थे। जब बिच्छू और सांप को नहीं मार पा रही तो अपराधियों को क्या मारेंगे? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद दूसरा सबसे बेहतर नेता कौन? अखिलेश यादव जी के बाद सबसे बेहतर नेता कौन? डिम्पल यादव जी। हम लोग डिम्पल। महिला हैं, महिला चेहरा है, सशक्त आवाज है। अच्छा, एक बार फिर से, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव के बाद सभी नेता अच्छे हैं, किसके बारे में कहूँ, सब अच्छे हैं। हम भी अच्छे नेता बन रहे हैं। लेकिन वही छवि की बात आती है जब जी। समाजवादी पार्टी मतलब 3 नेता, थोड़ा नहीं बहुत नहीं, रामगोपाल यादव का नाम आ जाता है। ये तो सब नेता है। अच्छा बताइए, कौन नेता नहीं है? महता प्रसाद पांडे जी को इतनी बड़ी जगह दी, नेता प्रतिपक्ष बनाया, इतनी बड़ी जगह दी और माता प्रसाद अगर वो चाहते तो शिवपाल जी को भी बना सकते थे, और भी लोगों को बना सकते थे। लेकिन सब लोगों ने निर्णय किया, पूरी पार्टी ने निर्णय किया कि माता प्रसाद पांडे जी वो सबसे वरिष्ठ हैं और इनको मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिला। यही तो बीजेपी आरोप लगाती है बार बार। वो कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को पूजने चले जाते हैं, माल्यार्पण करने चले जाते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं उस पर समाजवादी पार्टी चलती ही नहीं। अरे ऐसे तो वो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, ये पीडीए की राजनीति कर रहे नहीं, हैं। जाति व्यवस्था के खिलाफ तो हम लोग भी हैं, लेकिन ये गंगा जल क्यों छिड़का गया? तो फिर राजनीति तो आप भी कर रहे हैं भाई देखिए, हम पीडीए की बात हाँ, कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, आप पीडीए पे आ रहे हैं। हाँ, पीडीए में सर्व जाति के लोग आते हैं। पीडीए एक स्लोगन है और पीडीए परिवार क्या है? पीडीए परिवार जिसमें जो भी पीड़ित है, जो भी इस व्यवस्था से शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो महिलाएं हो। ये पॉलिटिकल बातें नहीं, बिल्कुल ही। अरे पॉलिटिकल, अच्छा पीडीए के पी में पूजा शुक्ला से ज्यादा पीड़ित कौन है?
पी से हम लोग जो है पिछड़े बोलते हैं, हम लोग पंडित भी बोल सकते हाँ। हैं। ये तो आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो। हम तो ये मानते हैं, ए से अगड़े भी तो बोला राष्ट्रीय जी ने। और फिर इस सामाजिक व्यवस्था से पिछड़े दलितों की तरह आज के समय में, वर्तमान समय में सर्व समाज के तमाम ऐसे लोग जो सामान्य जाति से आते हैं लेकिन बहुत पीड़ित हैं, तो पी से पीड़ित लोग भी हैं उसमें, तो हम जैसे पीड़ित लोग भी पीडीए में आते हैं। और पीडीए का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जिसका इस व्यवस्था ने शोषण किया है उसको न्याय मिल सके, वही पीडीए की लड़ाई है। तो पीडीए परिवार तो शोषित वंचितों के लिए लड़ रहा है। अब आप उसमें पिछड़े को भी ले सकते हैं, आप उसमें दलितों को भी ले सकते हैं, आप उसमें अल्पसंख्यक को भी ले सकते हैं, अगड़ों को भी ले सकते हैं, पंडितों को भी ले सकते हैं, जिसको भी इस सामाजिक व्यवस्था ने अपना शिकार बनाया है, हर वो व्यक्ति पीडीए में आता है। अखिलेश जी ने तो कभी नहीं कहा नहीं नहीं पंडित हो पीडीए में नहीं आ सकते, ऐसा तो कभी कहा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने छूट दी थी समाजवादी पार्टी में इतना तेज तर्रार बोल? अब वो चले भी तो गए, अब उनको किसने छूट दी थी तो वही बता पाएंगे, हमने तो नहीं कहा। जब तक रहे समाजवादी में बोलते रहे वो। इसका मतलब हो सकता है कहीं और से उनको कहा जा रहा हो, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को तो नहीं हो रहा था, जिस दल को हो रहा होगा उस बात का फायदा उसी दल ने बोला होगा। तो बोल तो वो सपा में रहकर, अरे कोई भी कहीं रह के बोल सकता है, मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के कुछ भी बोल सकती हूँ, आप कैसे जानोगे कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में रखना गलती थी सपा की? हमने ना किसी को रखा और ना हमने किसी को निकाला, सबका सम्मान है। जो भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेना चाहे, समाजवादी पार्टी में काम करना चाहे, हर उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी मौका दे, बशर्ते आप सामाजिक द्वेष मत फैलाइए। और हमने तो कुछ नहीं कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत सम्मान दिया, इसलिए दिया कि वो पिछड़े समाज से आते थे, उन्होंने संघर्ष को तमाम जगह पर तरजीह दी, बात करी, तो हमने भी मौका दिया। पता नहीं उन्हें क्या हो गया कि वो घूम फिर के एक ही मुद्दे पे चले गए। सपा के शीर्ष नेतृत्व ने कभी ऐसा कहा कि ये धार्मिक बातें मत बोला करो? समाजवादी पार्टी की क्लियर इंटेंशन है कि आप किसी के भी धर्म पे सवाल नहीं उठा सकते, धर्म जैसा है हम उसको वैसा ही मानते हैं। जिसकी जिस चीज में आस्था है, आपकी राम में आस्था है तो आप अपनी आस्था पे रखिए, मुझे दुर्गा जी में आस्था है मैं दुर्गा जी में रखूं, मैं किसी को गणेश जी में आस्था है वो गणेश जी में रखिए, किसी को कृष्ण जी में। आप ये नहीं कर सकते ना कि मेरी राम में आस्था है तो आप भी राम में आस्था रखो, मेरी दुर्गा जी में आस्था है तो आप भी दुर्गा जी में आस्था रखो, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी हनुमान जी में आस्था है, अब मैं जबरदस्ती को नहीं आपको आस्था इन्हीं में ही रखनी है, किसी और में आप रख रहे हो तो आप हिंदू नहीं हो, नहीं मान सकती मैं इस चीज को। मैं राम को भी उतना ही सम्मान देती हूँ, उतनी ही आस्था मेरी राम जी में, क्योंकि राम तो जीवन का ही अंतिम सत्य है, जीवन की अंतिम यात्रा में राम नाम ही सत्य बोला जाता है। अयोध्या मैं हर साल जाती हूँ, मुझे जब मौका मिलता है मैं जरूर जाती हूँ, इसमें क्या बुराई है? मंदिर कैसी लगी? बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, वो उसकी छत से पानी टपक रहा है। वहां भी कमियां तलाशनी चाहिए। नहीं, पानी टपकेगा तो बोलना ही पड़ेगा ना, पानी अगर हनुमान सेतु पे टपकेगा तो हम उसमें भी बोलेंगे। और हनुमान सेतु से तो मेरा अपना अलग लगाव है, हनुमानगढ़ी में हर साल जाती हूँ, मेरा अपना एक लगाव है। परिवार में भी कौन कौन? बहनें हैं, माता पिता है। आगे की प्लानिंग क्या? समाज की सेवा। अगले विधानसभा चुनाव में नॉर्थ सीट पर ही दिखेंगी पूजा शुक्ला? जीत के साथ। और भी जिम्मेदारियां कहीं? जीत के साथ नॉर्थ पे दिखेंगे। तो ये ताल ठोक के पूजा शुक्ला के बयान है कि अगले विधानसभा चुनाव में जो लोग बच्ची कह रहे थे उनके रिटायरमेंट की मांग है, और जीत की पक्की गारंटी के साथ पूजा शुक्ला हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।